अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम थियरम नंबर 3 चैप्टर नंबर 9 का क्लास 10 के लिए करेंगे और इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्ट इट। अब स्टेटमेंट को ज़रा समझिए। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, देखिए ये एक सर्कल है, यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। मैंने मुख्तलिफ कॉर्ड सीखे। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, ये मतलब ये 90 का एंगल, ये 90 का एंगल। तो ये जो भी परपेंडिकुलर हम सेंटर से ड्रा करेंगे वो हमेशा इस कॉर्ड के मिड पॉइंट में से गुजरेगा। M1 मतलब मिड पॉइंट, यानी जो कॉर्ड होगा उसके मिड पॉइंट से गुजरेगा। अगर वो सेंटर से आया, अगर वो परपेंडिकुलर सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट से आए जो सेंटर ना हो, अदर देन सेंटर, तो फिर ज़रूरी नहीं बल्कि बिल्कुल वो जो हम परपेंडिकुलर लेंगे वो मिड पॉइंट से पास नहीं करेगा एट ऑल। अगर मैं वो यहाँ से ड्रा करता हूँ परपेंडिकुलर, तो आप देख लें कि वो मिड पॉइंट से पास नहीं होगा, सिवाय सेंटर। जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा होगा वो मिड पॉइंट से ज्वाइन जरूर होगा। लेकिन दो शर्तें, एक तो वो सेंटर से आए, दूसरी शर्त है वो परपेंडिकुलर हो। अगर हम एक शर्त की भी खिलाफ वर्जी करें, हम सेंटर से नहीं लेते लेकिन परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो भी वो मिड पॉइंट से पास नहीं करेगा। समझ रहा है? अगर हम सेंटर से ले लेते हैं लाइन लेकिन परपेंडिकुलर नहीं लेते, तो भी वो मिड पॉइंट से ज्वाइन नहीं करेगा। दो शर्तें हैं, क्या? परपेंडिकुलर की एंड फ्रॉम सेंटर। दो शर्तें, एक उसका परपेंडिकुलर होना, दूसरी शर्त है फ्रॉम सेंटर, सेंटर से आना। अगर एक की खिलाफ वर्जी हो जाए कि सेंटर से तो आए मगर वो परपेंडिकुलर ना हो, तो भी सामने वाले कॉर्ड पर के मिड पॉइंट से नहीं गुजरेगा। अगर परपेंडिकुलर तो हो मगर वो सेंटर को छोड़ दे, तो भी सामने वाले कॉर्ड के मिड पॉइंट पर ज्वाइन नहीं करेगा। इसमें दो शर्तें हैं। अब आप देखें कि आपका ये जो लाइन आपने O से ड्रॉप की है, क्या ये कॉर्ड के ऊपर दो शराइत को ओबे कर रही है? कौन सी दो शराइत? अब आपने देखना है कि ये जो OM लाइन है, क्या ये परपेंडिकुलर है? है जी, एक शर्त पूरी करना है। क्या ये फ्रॉम सेंटर है? जी बिल्कुल है, फ्रॉम सेंटर भी है। इसका मतलब दोनों शर्तें पूरी कर रहा है। तो भाई अगर ये दो शराइत पूरी करे तो क्या होगा? तो ये बात मिलेगी कि वो इस AB को बाइसेक्ट जरूर करेगा। फिर इस बात की गारंटी होगी कि वो इस AB कॉर्ड को बाइसेक्ट जरूर करेगा। मतलब M जो होगा वो इस AB का क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट होगा। अगर इनमें से एक शर्त भी पूरी ना करे तो फिर गारंटी नहीं है इस बात की कि वो सामने वाले कॉर्ड को मिड पॉइंट में से ज्वाइन करेगा। फिर गारंटी नहीं, फिर वो मिड पॉइंट्स के दाएं बाएं हो सकता है, मिड पॉइंट को कोइंसाइड नहीं करेगा। चलिए, ये है हमारे इस थ्योरम का ऑब्जेक्ट। अब हम इसको बाकायदा जो स्टेप्स हैं उसके थ्रू करेंगे।
पहला स्टेप, जो शराइत होती है, जिन शराइत पर मबनी वो थ्योरम की स्टेटमेंट होती है, वो हमारे गिवन के जुमरे में आती है। और उन शराइत के अंडर, उन शराइत के थ्रू जो नतीजा अखज़ होता है, जो रिजल्ट मिलता है, वो हमें आता है डू प्रूफ में। अगर आपकी शराइत या ये कंडीशंस नाकस हो जाएं, उनमें से एक कंडीशन भी नाकस हो जाए, तो फिर आपको टू प्रूफ नहीं मिलेगा। एक शर्त, आप टू प्रूफ तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपकी स्टेटमेंट इन दोनों शराइत को ओबे करेगी, तो ही आप टू प्रूफ के टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो गिवन में हमारी शराइत हैं और टू प्रूफ में हमारा टारगेट है, जो हमने साबित करके दिखाना है। जी, मैं इन्हीं बातों को बाकायदा तहरीरी तौर पर यूं लिखूंगा कि ए बी कॉर्ड है, आपने ए बी कॉर्ड ले लिया, जाहिर है कॉर्ड तो किसी सर्कल का ही है, विद सेंटर हो, जो एक सर्कल है उसका सेंटर तो होना ही है। तो ये तहरीर खुद से बनती जा रही है। सो दैट एक और दूसरी शर्त, पहली शर्त क्या है कि वो जो ए बी लाइन ड्रा की है, वो कहां से ड्रा की है? फ्रॉम दी सेंटर। आ गई ना वही बात। दूसरी शर्त कि वो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड है। वही दो शराइत तहरीरी तौर पर हम गिवन के जुमरे में लिखेंगे। और टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? जो हमने साबित करना है। क्या कि m जो है वो मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। जब ए बी का मिड पॉइंट कहलाया, तो फिर मेजरमेंट am इज इक्वल टू मेजरमेंट bm, फिर bm के बराबर हो जाए। अब यहां कंस्ट्रक्शन क्या है? हमने ज्वाइन किया a को o के साथ भी, b को o के साथ, ताकि हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए। अब तो मैं कह सकता हूं कि ये राइट एंगल है, ये मुझे पता है, नाउन है ये बात, क्योंकि ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है। Therefore these are called right angle triangles। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये दोनों सिमिलर हैं या ये कॉन्जुरेंट हैं। इनको हमने साबित करना है कि किस टाइप्स की, और इनको साबित करते हुए हमने टारगेट तक पहुंचना है। और टारगेट हमारा क्या है कि am, मेजरमेंट am, मतलब am की जो लेंथ है, मेजरमेंट मीन्स पैमाइश, am की लेंथ bm की लेंथ के बराबर है, ये शो करता है। चलिए चलते हैं प्रूफ की जानिब। प्रूफ में दो बातें, स्टेटमेंट और रीजंस एज यूजुअल। स्टेटमेंट में देखिए, इन ये जो आप सिंबल देख रही हैं, ये है एंगल की, इन एंगल राइट, आगे ट्राइंगल्स, ट्राइंगल के साथ ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब दो ट्राइंगल्स हैं, और वो कौन सी हैं? राइट एंगल। आर टी का मतलब राइट, इसका मतलब एंगल, इसका मतलब ट्राइंगल्स। सिंबॉलिक फॉर्म है, बजाय इसके कि मैं इसको यूं लिखता, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स दो हैं, तो अगर मैं इसको मुकम्मल लिखता तो स्पेस ज़्यादा लग जाती, तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इन राइट एंगल ट्राइंगल्स, ऊपर एस लगाओ। अब यहां पर दो राइट एंगल ट्राइंगल के नाम हैं, कौन कौन सी? देखिए, एक है OAM और दूसरी है OBM, दोनों ट्राइंगल्स। चलें इनका कंपैरिजन करते हैं, इनको नाप तोल करके बताएंगे कि ये कौन सी ट्राइंगल्स हैं। यहां पर देखिए, कहता है मेजरमेंट एंगल OMA, OMA हमें पता है ये 90 का एंगल है, ये गिवन है। उसके बाद मेजरमेंट एंगल OMB,
ये भी गिवन है। चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ये भी 90 का एंगल, ये भी 90 का एंगल, इस लिहाज से ये दोनों एंगल बराबर हुए। ये बात गिवन भी है। एम को दरमियान में क्यों रखा? क्योंकि एम के जानबैन, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इस जानब भी और इस जानब भी, दोनों 90 के एंगल बन रहे हैं और दोनों आपस में वो क्या है, एडजेसेंट है। इसलिए एम को, क्योंकि एम पे एम वर्टेक्स है इस एंगल का, चाहे ये 90 हो तब भी एम एंगल 90 जो है एम उसका वर्टेक्स है, और इस तरफ वाला अगर 90 एंगल को देखा जाए तो इसका वर्टेक्स भी कौन है, एम है, जहां पे एंगल बन रहा है, तो उसको हमने मिडल में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है हाइपोटेन्यूज HYP, हाइपोटेन्यूज, साथ इंट्रोडक्शन भी दे रहा है कि ये जो OA है, मेजरमेंट OA इज इक्वल टू मेजरमेंट OB। अब O से लेकर A तक की मेजरमेंट अगर आप देखें तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये भी आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज। क्यों? चूंकि 90 एंगल की ऑपोजिट साइड, 90 एंगल की ऑपोजिट साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, या हाइपोटेनियस भी कह सकते हैं। और यहां पर ये साइड मैक्सिमम साइड है, क्योंकि इसका ऑपोजिट एंगल मैक्सिमम है, इसलिए इसका नाम जो 90 की फ्रंट साइड, 90 की ऑपोजिट साइड की जो साइड होती है किसी भी ट्रायंगल, उस क्या कहते हैं उसे, हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात, कुछ बच्चे अक्सर क्वेश्चंस करते हैं कि सर यहाँ कॉन्जुगेंट का साइन क्यों दिया है, ऐसे कॉन्जुगेंट का साइन आता, लेकिन अगर यहाँ m ना आता फिर m को हम रेज कर देते हैं। दो साइड्स आपस में कॉन्जुगेंट होती हैं, लेकिन उनकी जो मेजरमेंट्स हैं वो कॉन्जुगेंट नहीं होती, वो एग्जैक्टली इक्वल होती है। उसकी वजह, क्योंकि मेजरमेंट तो किसी की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना, तो मैग्नीट्यूड होगी ना। मेजरमेंट OA का मतलब 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट OB का मतलब 5 सेंटीमीटर, तो 5 के एग्जैक्टली इक्वल होता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये उनकी मैग्नीट्यूड्स हैं, उनकी मेजरमेंट्स हैं। लेकिन अगर मेजरमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाए और सिर्फ उनकी लेंथ वाइज देखा जाए कि ये इक्वल हैं कि नहीं, तो कॉन्जुगेंसी का साइन यूज करेंगे। समझ में आ रही? फिर कॉन्जुगेंसी का साइन यूज करें। जब भी m लगा होगा कॉन्जुगेंट का साइन नहीं आएगा, इक्वालिटी का साइन है। जब यहां m नहीं होगा, ओनली एंगल को डिस्कस किया जा रहा होगा, तो फिर इक्वल का साइन नहीं आएगा, कॉन्जुगेंट का साइन आएगा। चलिए हम यहां पर क्या देखते हैं कि ये एंगल है और फिर एक साइड या हाइपोटेन्यूज, एंगल और हाइपोटेन्यूज। एंगल 90 जब एक साबित हो जाए किसी भी ट्रायंगल में, इसका मतलब वो ट्रायंगल्स क्या हैं, राइट एंगल। और जब राइट एंगल ट्रायंगल साबित हो जाए तो उसमें एक पोस्टुलेट लगता है जिसको हम कहते हैं HS पोस्टुलेट, कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल तयशुदा है, वो मुकर्रर हो चुकी हैं, तो इतना मालूम करना काफी है कि एक की हाइपोटेन्यूज दूसरे की हाइपोटेन्यूज और एक की साइड दूसरी की साइड कॉन्जुगेंट हो गई हैं, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्जुगेंट। बस इतना काफी। फिर SSS पोस्टुलेट, ASA पोस्टुलेट, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है। या यूं भी समझ लीजिए, इस बात को इस अंदाज से भी समझा जा सकता है कि एक एंगल बराबर हुआ, एक साइड बराबर हुई, फिर एक साइड बराबर हुई, यानी ASS पोस्टुलेट भी लग रहा है। लेकिन यहां पर ASS पोस्टुलेट मैं इसलिए नहीं लिख रहा
क्योंकि ये ट्राइंगल राइट एंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा पोस्टुलेट यूज होता है? HS पोस्टुलेट। और ये राइट एंगल ट्राइंगल कैसे पता चला? ये देखिए, ये शुरू में लिख दिया कि दोनों एंगल जो है OMB दोनों 90 थी। इनके 90 एंगल के हो जाने के बाद अब हमें HS पोस्टुलेट ढूंढना है, इसलिए हम उसके हाइपोटेन्यूज पे आ जाते हैं। हाइपोटेन्यूज OA इज इक्वल टू मेजरमेंट हाइपोटेन्यूज OB। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दो रेडियस हैं तो रेडियाई कह देते हैं, रेडियस का प्लूरल है। तो इस बात की गवाही इस सर्कल ने दी है कि आप की तरफ से, आपकी जानब से बेशक ये हाइपोटेन्यूज हैं, लेकिन मेरे ये रेडियस है। सर्कल बयान करता है मेरे तो ये रेडियस है, और बीइंग रेडियाई दीज आर इक्वल इन लेंथ, दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो उसने ये गवाही दी कि ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है, सर्कल ने गवाही दी है, लिहाजा H बन गया। अब एक साइड की जरूरत है, इनके कॉन्जुरेंट होने के लिए हाइपोटेन्यूज के बाद किसकी जरूरत है? साइड के इक्वल होने की जरूरत है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि जितनी OM की मैग्नीट्यूड है इस ट्राइंगल की तरफ, उतनी लेंथ OM की है इस ट्राइंगल की तरफ, क्योंकि दोनों की कॉमन साइड है। तो मेजरमेंट OM इज इक्वल टू मेजरमेंट OM। इसकी रीजन क्या देनी है? कॉमन साइड है, साथ साइड भी लिख सकते हैं, या कॉमन अकेला लिख लें। तो ये आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, S ये लिखना जरूरी नहीं, समझाने की गर्ज से लिख रहा हूँ, HS। तो इस हम यहां पर लिखेंगे हेंस ट्राइंगल OAM इज कॉन्जुरेंट टू ट्राइंगल OBM। इसकी रीजन क्या लिखी है? क्योंकि इन राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल्स थी, इसके अंदर HS पोस्टुलेट लग रहा है। पहले इस बात को वाजे किया कि ये राइट है, कि ये राइट एंगल ट्राइंगल। अपने मौजूए सुखन बनाया कि हम जो बात कर रहे हैं वो किसी आम ट्राइंगल की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल की। जब राइट एंगल ट्राइंगल का स्टेप वाजे हो गया तो फिर हमारा फोकस चला गया हाइपोटेन्यूज और साइड की तरफ। नहीं, उसकी वजह क्योंकि हाइपोटेन्यूज दो चीजों की गवाही देता है। हाइपोटेन्यूज होता किस एंगल के सामने? 90। जब ये हाइपोटेन्यूज इस हाइपोटेन्यूज के बराबर है, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज और ये एंगल 90, ये हाइपोटेन्यूज और इसके सामने वाला एंगल 90 आज खुद बराबर हो गए, क्योंकि उसने एंगल को भी समेट लिया। उसने 90 के एंगल को समेट लिया है। सो हाइपोटेन्यूज नहीं है, वो एक साइड भी है और एक 90 एंगल की ऑपोजिट साइड है। उसने 90 एंगल को भी इन्वेलप किया है, इसलिए यहां पर HS पोस्टुलेट काफी होगा। आ रही है बात समझ? तो यही वजह है कि हम यहां पर 3 साइडें या 2 साइडें एक एंगल नहीं लेंगे। H काफी है क्योंकि उसने 90 के एंगल को डिक्लेयर किया, इसलिए HS पोस्टुलेट लग गया और दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट हो गए। लो जी, ये तय हो गया कि बोथ द राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कॉन्जुरेंट। बस इनके कॉन्जुरेंट होने की देर थी। अब तो हर कोई जानता है कि when two right angle to any other when two triangles are congruent, then their corresponding sides, then their corresponding angles are also equal, are also congruent. इसीलिए अब ये कहना कोई
मुजायका नहीं है कि AM मेजरमेंट ऑफ AM इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BM, ये आपस में इक्वल। चलिए कॉरेस्पॉन्डिंग को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फर्ज किया ये एक बुक खुली है, आप इसको यूं बंद कर दें, बस इस ट्रायंगल को उठा के दूसरी ट्रायंगल के ऊपर पेस्ट कर दें, तो जो साइड जिसके ऊपर कोइंसाइड करेगी वो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग भी होगी और कॉन्जुरेंट भी होगी, और जो एंगल जिस एंगल को कोइंसाइड कर जाएगा, जैसे यहाँ पे देखें, वो एंगल उसके क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग भी होगा और इक्वल भी होगा, कॉन्जुरेंट भी होगा। जैसे देखिए ये मेरा एक हैंड है, दूसरा हैंड है, मैं इसके ऊपर कोइंसाइड कर देता हूँ। अब देखिए जो फिंगर जिस फिंगर के साथ अटैच है वो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है और वो उसके इक्वल भी है। सो मैं कह सकता हूँ मेरे ये जो दोनों हैंड्स हैं, these are conjugate, these are equals in measurements, फिंगर्स की जो मेजरमेंट्स है वो इक्वल है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये देखिए, ये तो कॉन्जुरेंसी नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टर्ब हुई है तो कॉन्जुरेंसी भी डिस्टर्ब हो गई। तो इस तरह से अब जब आप इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ओवरलैप कर देंगे तो भाई ये AM के ऊपर कौन सी साइड आएगी, PM साइड आ जाएगी, उस पर कोइंसाइड कर जाएगी, तो वो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग भी होगी, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कॉन्जुरेंट हो गई। क्यों कॉन्जुरेंट हो गई? क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा हेंस AM इज इक्वल टू BM, क्यों लिखा? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स। O भी OA के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, ये तो हमने साबित भी कर दिया। तो हमने लिखा है OM बाइसेक्ट्स द कॉर्ड AB, लिहाजा OM जो है वो इस AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मिड पॉइंट से पास हो रहा है। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अल्लाह हाफिज़।